कुछ नए आइडिया मेरा ध्यान खींच रहे हैं जिनमें काफी ज्यादा रिस्क और एक्सपेरिमेंट है। ये ऐसे आइडियाज हैं जिन पर इटर्नल जैसी पब्लिक कंपनी से दूर रहकर काम करना ही बेहतर होगा। उस बदलाव की वजह से इटर्नल का फोकस बना रहेगा और मुझे नए आइडियाज पर काम करने का स्पेस मिलेगा। जोमेटो के को फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने इटर्नल के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद ये लेटर शेयर किया। इटर्नल जोमेटो की पेरेंट कंपनी है। इसके अंदर इसकी दूसरी कंपनी ब्लिंकिट भी आती है। 18 साल पहले दीपेंद्र ने खुद इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआती दिनों में वो खुद रेस्टोरेंट्स तक जाते, खुद से फूड मेन्यू स्कैन करते और फिर खुद अपने वेबसाइट पर आकर इस मेन्यू को अपलोड किया करते। 18 साल के सफर के बाद दीपेंद्र गोयल का अचानक चले जाना हैरान करने वाला है। सोशल मीडिया पर तमाम दावे तैर रहे हैं। तो चलिए इस इस्तीफे के कारण या इसके पीछे के कुछ बैकग्राउंडर तलाशने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि दीपेंद्र के बाद जिन अलविंदर ढींडसा को नया सीईओ बनाया गया है वो कौन है और आने वाले दिनों में इटर्नल के अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। मोस्टली फाउंडर्स दो तरह के होते हैं। पहले जो आखिरी दम तक अपनी ही बनाई कंपनी के साथ टिके रहते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। उदाहरण देखिए, एचडीएफसी के फाउंडर आदित्य पुरी, सन फार्मा के फाउंडर दिलीप सांघवी, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति। ये ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी के सारे अप एंड डाउन झेले और रिटायरमेंट तक कंपनी के साथ बने रहे। दूसरी तरफ ऐसे भी सीईओ और मालिक रहे हैं जिन्होंने बीच में ही कंपनी छोड़कर दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को देखिए, 2100 रुपए में पेटीएम का आईपीओ आया था, अगले ही दिन गिरकर 1600 का हो गया और लगातार गिरने लगा। इतने बड़े डाउनफॉल में सबसे पहले शेयर बेचकर निकलने वालों लोगों में विजय शेखर शर्मा ही थे। ओला इलेक्ट्रिक के भावेश अग्रवाल, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर गिरने लगा। भावेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो अपना शेयर नहीं बेचेंगे, लेकिन वो लगातार अपना शेयर बेचते रहे। एक और उदाहरण है सचिन बंसल, जिन्होंने 2018 में अपने सारे एसेट वॉलमार्ट को बेच दिए थे और फ्लिपकार्ट को अलविदा कह दिया था। ये उदाहरण हम दे क्यों रहे हैं? क्योंकि ये तमाम कंपनियां सिर्फ मालिकों की नहीं होती, शेयर होल्डर्स के हित भी कंपनी से जुड़े होते हैं और कंपनी के शेयर खरीदते वक्त सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट लॉस को नहीं देखा जाता। कंपनी के इन्वेस्टर, उसके प्रमोटर और फाउंडर ये कितने ट्रस्टवर्दी हैं ये भी देखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दीपेंद्र गोयल के सीईओ पद से हटने के पीछे का कारण क्या है। इस सवाल के जवाब पर केवल दीपेंद्र गोयल का ही नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स का भी हित डिपेंड करता है। पहले बात ऑफिशियल कारण की। दीपेंद्र गोयल ने सीईओ पद से हटने का कारण दिया है वो नए काम करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस टॉक से इतर कुछ और बातें हैं जो दूसरी ओर इशारा करती है। दिसंबर 2025 में दीपेंद्र गोयल ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में गिग वर्कर्स को लेकर कमेंट किया था। बेहतर मजदूरी और यूनियन बनाने का अधिकार मांगने के लिए हड़ताल करने वाले गिग वर्कर्स के लिए मिसक्रिएंट्स शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। मिसक्रिएंट्स यानी परेशानी पैदा करने वाले लोग, गुंडे या बदमाश जैसे लोग। ये पूरा पॉडकास्ट दीपेंद्र गोयल के लिए बैकफायर साबित हुआ। दीपेंद्र से जब इन डिलीवरी एजेंट्स के इनकम को लेकर सवाल पूछा गया तब भी दीपेंद्र ने इस पूरे इकोसिस्टम को इंसेंटिव बेस्ड नौकरी बता दिया। उन्होंने कहा कि गिग वर्किंग को एक फ्लेक्सिबल और पार्ट टाइम जॉब की तरह देखना चाहिए। इससे होने वाली कमाई इंसेंटिव बेस्ड होती है, यानी कि बोनस की तरह होती है। इस जॉब में कोई फिक्स्ड बेसिक सैलरी नहीं होती, यानी कोई न्यूनतम वेतनमान नहीं होता है। लेकिन सच तो यह है कि आज भारत में ऐसे हजारों गिग वर्कर्स हैं जो इसे फुल टाइम जॉब की तरह करते हैं। दिन में 8 से 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे तक सामान की जल्द से जल्द डिलीवरी करने के लिए भागते दिखाई देते हैं। दीपेंद्र गोयल ने इन बयानों से खूब हंगामा खड़ा किया। 31 दिसंबर 2025 यानी नए साल की शाम को अवॉइड ब्लिंकिट ज़ेप्टो कैंपेन चलने लगा। यहां तक कि पॉलिटिशियंस भी इसमें उतर गए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने डिलीवरी एजेंट के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर डिलीवरी की। इस पूरे मामले में दीपेंद्र की छवि को ठेस पहुंचाई। अब आते हैं दीपेंद्र गोयल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर। जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया है वो नए काम करना चाहते हैं, लिहाजा सवाल यह है कि दीपेंद्र कौन से नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। उनके पास वर्तमान में टेम्पल नाम का एक प्रोजेक्ट है। ये वही डिवाइस है जो राज शमामी के साथ हुए पॉडकास्ट में दीपेंद्र गोयल ने अपनी कनपट्टी पर पहन रखा था। यह रियल टाइम ब्रेन ब्लड फ्लो मॉनिटर करने का एक डिवाइस है। दीपेंद्र अभी इस डिवाइस पर कंटिन्यू रिसर्च नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो इसी प्रोजेक्ट पर काम करते दिखाई देंगे।
इसके अलावा एक दूसरा प्रोजेक्ट है LAT एरोस्पेस। ये एक एविएशन स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत जनवरी 2025 में ही हुई थी, जो कि 6 से 8 सीट वाले एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है। साथ ही ये कंपनी छोटे टेक ऑफ और लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट पर भी काम करती है। अगर दीपिंदर के लेटर पे भरोसा किया जाए तो हो सकता है दीपिंदर ने जिन नए प्रोजेक्ट्स का हवाला देते हुए नौकरी छोड़ी है वो यही प्रोजेक्ट हो सकते हैं। दीपिंदर ने अपने लेटर में लिखा है कि 18 साल पहले ये सोचना कि एक मेन्यू स्कैन करने वाली कंपनी दसियों अरब डॉलर की कंपनी बन सकती है, लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है, रोजाना लाखों परिवार को सर्विस दे सकती है, ये असंभव सा लगता था। दीपिंदर ने लिखा है ये टाइटल में बदलाव है, न कि आउटकम्स के प्रति कमिटमेंट में। इटर्नल मेरे जिंदगी का काम बना रहेगा। एक आखिरी सवाल, दीपिंदर गोयल के बाद इटर्नल का क्या होगा? शेयर होल्डर्स को लिखे लेटर की पहली पंक्तियों में ही दीपिंदर ने बता दिया है कि अब उनकी जगह इटर्नल के CEO होंगे अलविंदर ढिंडसा और वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वाइस चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। दीपिंदर ने अपने लेटर में बताया है कि ऑपरेटिंग से जुड़े सारे फैसले अब LB की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। डेली ऑपरेशंस, बिजनेस से जुड़े फैसले, ऑपरेटिंग से जुड़े सभी फैसले अब LB लेंगे। कौन है LB? LB स्टार्टअप जगत के पुराने चावल है। LB IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कुछ नौकरी की, लेकिन फिर नौकरी छोड़कर MBA करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनिलीवर और रितेश अग्रवाल की कंपनी ओयो जैसे स्टार्टअप में काम किया। इन सब जॉब प्रोफाइल के कारण उनका कंज्यूमर बिजनेस और ऑपरेशंस की अच्छी समझ मिली। कुछ वक्त के लिए उन्होंने जोमेटो के भी साथ काम किया, फिर अपने दोस्त सौरभ कुमार के साथ मिलकर वन नंबर नाम की एक क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जो शुरुआत में गुरुग्राम में ही सामान डिलीवर किया करती थी। बिजनेस ठीक ठाक ही था। कुछ दिनों बाद वन नंबर को ग्रोफर के नाम से रीब्रांड किया गया। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि एक मोबाइल ऐप है जो कुछ घंटे में ही सामान घर पर डिलीवर कर जाता है। लोगों को यह मॉडल पसंद आया। बिजनेस गुरुग्राम से आगे निकलकर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई तक फैलने लगा और फिर धीरे धीरे देश में फैल गया। डिलीवरी टाइम और घटती चली गई। बाद में इस कंपनी को जोमेटो ने एक्वायर कर लिया और नया नाम दिया ब्लिंकिट। अंडर 10 मिनट डिलीवरी का वादा। शुरुआत में ब्लिंकिट काफी घाटे का सौदा था। इस बिजनेस मॉडल को ऑपरेशंस में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अलविंदर ने तेज डिलीवरी मॉडल के साथ ही मार्केट में बूम कर दिया। सप्लाई चेन सुधारी गई। नतीजा हम सभी के सामने है। शेयर होल्डर्स के लिखे लेटर में दीपिंदर ने LB की तारीफ करते हुए लिखा है कि ब्लिंकिट के एक्विजिशन से ब्रेक इवन तक सब कुछ LB के नेतृत्व में हुआ है। LB ने टीम बनाई, कल्चर बनाया, सप्लाई चेन बनाई, ऑपरेटिंग रिदम बनाया। उनके अंदर एक बैटल हार्टेड फाउंडर का DNA है। उनकी एग्जीक्यूशन क्षमता मेरी तुलना में कहीं अधिक है। वो इटर्नल के ग्रुप CEO के तौर पर लीड करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसी के साथ दीपिंदर ने आने वाले वक्त में इटर्नल में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं उसके भी संकेत दिए हैं। आने वाले वक्त में ब्लिंकिट हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनाता रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ये LB की टॉप प्रायोरिटी बनी रहेगी और हमारी डिसेंट्रलाइज संरचना इसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने में मदद करती रहेगी। उन्होंने लिखा है कि उन्हें विश्वास है कि यह बदलाव इटर्नल के फोकस या मोमेंट को कम नहीं करेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।